बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज बेसिकली मैं हूं मोहम्मद मुनीबुर रहमान और आज हम अपने टेस्ट 7 की डिस्कशन करेंगे। और आई एम बेसिकली द फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट एट किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर। आई secured admission last night in my first attempt by securing 182 out of 200 marks in UHS MDCAT. Okay, let's start our MCQs. ट्रिपोनिमा पैलिडम कॉजेज। हमें पता है कि जो ट्रिपोनिमा पैलिडम है ये पैरासाइट है और ये सिफिलिस को कॉज करता है, जो कि एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। ऑफ कोर्स दिस इज इन PTB एंड ऑल योर बुक्स, सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स क्या होती हैं? बेसिकली कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स उन पिल्स को कहा जाता है जो कि हमें बर्थ कंट्रोल पिल्स होती हैं। बेसिकली फीमेल्स जो कंसीव नहीं चाहती कि उनका बच्चा हो, तो बेसिकली वो इन पिल्स को लेते हैं। जब वो इन पिल्स को लेते हैं तो बेसिकली उनका जो फर्टिलाइजेशन का चांस होता है वो ख़त्म हो जाता है। बेसिकली इसके अंदर प्रोजेस्टेरोन को यूज़ किया जाता है। तो प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? बेसिकली जो प्रोजेस्टेरोन होता है इसका एक एक्शन होता है कि ये बेसिकली मज़ीद फॉलिकल्स जो होते हैं, क्योंकि फॉलिकल्स नहीं आगे जाके ओव्यूलेशन करवानी होती है, ठीक है ना, एग प्रोड्यूस करना होता है। इसके अंदर ये एग होता है, ओव्यूलेशन के ज़रिए से ये ओवम को रिलीज़ करते हैं। तो बेसिकली प्रोजेस्टेरोन जो है वो फॉलिकल्स की बेसिकली मैचुरेशन नहीं करने देते, फॉलिकल्स को मज़ीद मैच्योर नहीं होने देते। सो एग नहीं बनेगा और फिर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। इस तरह से जो कंसेप्शन है वो प्रिवेंट हो जाती है। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। ओके, सिफिलिस होती है, गोनोरिया भी है, जेनिटल हर्ब्स भी है, एड्स भी है। बेसिकली अल्जाइमर डिजीज़ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ नहीं है। नेक्स्ट, which one of the following represent the changes that occur in the ovary and uterus approximately 24 days involving ovulation in the breakdown and loss of the lining of the uterus? So basically ये menstruation cycle की definition है, so option B is the correct answer. Which one of the following hormones of the pituitary cycle regulate menstruation cycle? तो बेसिकली इसके अंदर दो बातें हैं। हमें पता है कि बेसिकली जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है, उसको 4 हार्मोन्स कंट्रोल कर देते हैं। पहला FSH, फिर LH, फिर एस्ट्रोजन और फिर प्रोजेस्टेरोन। दीज आर बेसिकली 4 मेजर हार्मोन्स जो कि इसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। सो इनमें से जो 2 है वो पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस करता है और 2 बेसिकली ओवरी से प्रोड्यूस होते हैं। एक ओवरी से डायरेक्ट प्रोड्यूस होता है और दूसरा वाला बेसिकली फॉलिकल सेल से प्रोड्यूस होता है, कार्पस ल्यूटियम से, जो कि मेच्योर फॉलिकल सेल्स। सो बेसिकली उसने कहा है कि जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है। सो ऑफ कोर्स वी हैव FSH एंड LH व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। टेस्टिस आर द स्ट्रक्चर्स दैट प्रोड्यूस, ऑफ कोर्स वेरी इजी, स्पर्म्स। द प्राइमरी oocyte इन मैमल हैज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर अराउंड इट। तो इसके लिए आप ये वाला डायग्राम देखिए। दिस इज बेसिकली द ओवम, आपको नज़र आ रहा है, मेरा कर्सर भी आपको नज़र आ रहा होगा। दिस इज बेसिकली द ओवम और इसके की जो येलोइश टिश्यू है ये ओवम ही रिलीज कर रहा होता है। तो बेसिकली इसको हम कहते हैं जोना पेलोसीडा। इट इज़ बेसिकली जेली लाइक प्रोटेक्टिव लेयर और इसके बाद फिर फॉलिकल सेल्स लेयर होती है। और उसके अलावा हम बाकी ऑप्शंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली तो जोना वेस्कुलोसा इज बेसिकली जो वेसल्स होती हैं वो इसके की जोन एक बना देती हैं एग के इर्द गिर्द, उसको हम जोना वेस्कुलोसा बोलते हैं। उसके बाद जोना रेडिएटा भी आउटर मोस्ट लेयर को कहते हैं। सो बेसिकली इसके अंदर जोना पेलोसीडा है जो कि बेसिकली प्राइमरी oocyte को कवर कर रहा है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन ह्यूमंस? सो बेसिकली इन सारे सो बेसिकली इसके अंदर ये होता है कि सारी स्टेटमेंट हमने पढ़ी, चारों स्टेटमेंट्स। तो बोथ स्पर्म एंड एग कंटेन योग, ये बात तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऑल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कम्स फ्रॉम स्पर्म, ये बात भी ठीक नहीं है, आधी आती है। एंड बेसिकली स्टेटमेंट 4 को भी हम देख लेते हैं। फर्टिलाइजेशन कॉमनली अकर्स इन द यूट्रस, नो बेसिकली फैलोपियन ट्यूब में होती है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बेसिकली जो स्पर्म का हेड होता है उसके अंदर लिटिल क्रोमोसोम्स लिटिल साइटोप्लाज्म मौजूद होता है और फिर टेल के अंदर साइटोप्लाज्म नहीं होता। Menstruation cycle can be divided into 2 phases, basically एक ovarian cycle और एक uterine cycle. So option B is the correct answer. In which one of the following option mitotic division involved? So basically हम यहाँ पर आपको बताते हैं कि this is basically the primitive oogonium cells, primitive germ cells. इससे ओगोनियम सेल्स प्रोड्यूस होते हैं।
फिर oogonia सेल्स प्राइमरी oocyte प्रोड्यूस करते हैं, फिर प्राइमरी oocyte बेसिकली मियोसिस 1 अंडरगो करता है और सेकेंडरी oocyte प्रोड्यूस करता है। और बेसिकली यू नो दैट ये बेसिकली फर्स्ट पोलर बॉडी है एंड दिस बेसिकली द सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte जो है वो मियोसिस टूट जाता है और एक थर्ड पोलर बॉडी प्रोड्यूस करता है, उसके अलावा oogonia प्रोड्यूस करता है जो कि फिर आगे एक्ट में चेंज हो जाता है। सो बेसिकली तो ये स्टेज है बेसिकली oogonia टू, दिस इज बेसिकली द माइटोटिक फेज। इसके अंदर ये होता है बेसिकली कि जो हमारे पास oogonia प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, सो बेसिकली जो oogonia होते हैं वो बेसिकली किसके अंदर माइटोसिस करके प्राइमरी oocytes बनाते हैं। सो बेसिकली ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और किसी ऑप्शन में हमें ये देखिए इसके अंदर मियोसिस 1 इन्वॉल्व है, इसके अंदर बेसिकली डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व है, सो ऑल दैट स्टफ। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक मैंने यहाँ पर गलत बोल दिया। बेसिकली प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बनता है और सेकेंडरी oocyte से एग प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। आई थिंक मैंने यहाँ पर oogonia बोला था, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। ओके, in human females, oocytes are held in the second metaphase until we know that until fertilization। बेसिकली ये होता है कि ह्यूमंस के अंदर ये जब ये वाला सारा साइकिल चल रहा होता है, तो बेसिकली इसके अंदर ये होता है कि आपको मैं ये डायग्राम दिखाता हूँ बेसिकली। तो बेसिकली बिफोर बर्थ जो होता है, अगर अभी फीमेल्स की बेसिकली अभी वो अपने इंट्रा यूटेराइन लाइफ के अंदर है, सो बेसिकली उसका जो प्राइमरी oocyte होता है वो प्रोफेज 1 के अंदर अरेस्ट हो जाता है, यानी कि उसके आगे उसकी ग्रोथ नहीं होती। बेसिकली यहाँ पर क्या बन जाता है, प्राइमरी oocytes बन जाते हैं ज्यादा से ज्यादा। उसके बाद क्या होता है, बेसिकली जो प्राइमरी oocyte है वो आगे जब बर्थ हो जाती है फीमेल की, तो उसके बाद कुछ साइकिल चलता है और बेसिकली मेटाफेज 2 तक जो है बेसिकली जब बर्थ होती है और प्यूबर्टी को रीच कर जाती है फीमेल, तो प्यूबर्टी को एक दफा रीच कर जाएगी तो ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ एफएसएच ये साइकिल आगे चलेगा। अभी आगे जा रहा है तो बेसिकली ये सेकेंडरी oocyte बनेगा और सेकेंडरी oocyte जो है मेटाफेज 2 पे अरेस्ट हो जाएगा। फिर यही जो है ओवम जब रिलीज होगा इनटू द fallopian ट्यूब एंड देन व्हेन इट विल बी फर्टिलाइज्ड बाय द स्पर्म, जब स्पर्म से फर्टिलाइज करेगा उस वक्त मेटाफेज 2 जो है वो अपनी कंप्लीट होगी और बेसिकली वो जाइगोट और बेसिकली एग में कन्वर्ट जाइगोट में कन्वर्ट हो जाएगा। सो बेसिकली ये दो जगह पर अरेस्ट होता है, प्रोफेज 1 बिफोर बर्थ और बेसिकली मेटाफेज 2 बिफोर फर्टिलाइजेशन। सो यहाँ पर उसने फर्टिलाइजेशन से पहले का पूछा हुआ है, तो बेसिकली मेटाफेज 2 सेकंड मेटाफेज 2 का पूछा हुआ है, तो फर्टिलाइजेशन विल बी द आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। फीमेल्स ओवरीज आफ्टर बर्थ कंटेन, जैसे कि मैंने पीछे आपको डायग्राम में दिखाया, आफ्टर बर्थ बेसिकली उसके अंदर प्राइमरी oocytes होते हैं। बेसिकली जो प्रिमोडियल जर्म सेल्स होते हैं, प्रिमोडियल जर्म सेल्स वो oogonia बनाते हैं और oogonia प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। और इस सारा काम क्या होता है बिफोर बर्थ, और फिर बिफोर बर्थ जो प्राइमरी oocyte होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। सो बेसिकली इसका आंसर होगा प्राइमरी oocyte। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। fallopian tube in the human is important for, of course we know fallopian tube के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है और फर्टिलाइजेशन किसकी होती है, सेकेंडरी oocyte की होती है, क्योंकि सेकेंडरी oocyte होता है वो मेटाफेज 2 पर अरेस्ट हो चुका होता है। सो बेसिकली ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इट इज बेसिकली इंपोर्टेंट फॉर सेकेंडरी oocyte, नॉट फॉर एग लाइक स्टफ। कलर ऑफ कार्पस ल्यूटियम इज येलो, वी ऑल नो ल्यूटिनाइजेशन ल्यूटियम है ही येलो का, इसका मतलब येलो होता है। LH which is produced by the pituitary gland promote ovulation and stimulate ovaries to produce। बेसिकली जो LH होता है इसका क्या काम होता है, बेसिकली जो LH होता है बेसिकली ये सपोज दिस इज बेसिकली द मैच्योर फॉलिकल, LH इस पे एक्ट करेगा और ओव्यूलेशन करवाएगा। दिस इज बेसिकली एंड ये बेसिकली सेकेंडरी oocyte रिलीज हो चुका है और फिर जो बच जाता है उसको फोलिकल सेल्स को कार्पस ल्यूटियम में चेंज कर देते हैं और फिर ये कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करता है। सो प्रोजेस्टेरोन का रिलीज करवाना किसका काम था, एलएच, क्योंकि एलएच ना होता तो ओव्यूलेशन ना होती, और ओव्यूलेशन ना होती तो कार्पस ल्यूटियम प्रोड्यूस ना होता। तो ल्यूटिनाइजेशन भी किसने करवाई, कार्पस ल्यूटियम की प्रोडक्शन भी किसने करवाई, एलएच ने करवाई है। सो बेसिकली प्रोजेस्टेरोन की जो प्रोडक्शन है वो बेसिकली एलएच का जिम्मा है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Okay, then we heading toward the next MCQs. Menstruation, the shedding of the line of the uterus is accompanied by the bleeding. We know that there is bleeding in the during menstruation. Option C is the correct answer. Pituitary gland releases dash hormone and dash hormone while ovaries produce dash and dash hormone. We know that pituitary gland basically यहाँ पे reproductive cycle की बात हो रही है। So basically हमने 4 हार्मोन डिस्कस किए थे कि pituitary gland कौन कौन सा हार्मोन रिलीज करवाता है, बेसिकली एफएसएच और एलएच रिलीज करवाता है। और बेसिकली ओवरीज कौन सा रिलीज करवाते हैं, बेसिकली ओवरीज बेसिकली प्रोड्यूस करवाते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इस सब के अंदर ऑप्शन ए ही
फिट आ रहा है. Which one of the following is found beneath the prostate gland? We know that beneath the prostate gland is present the Cowper's gland. और Cowper's gland का क्या काम होता है? Basically ये fluid release करवाता है into the semen ताकि जो sperm है basically उनको fluid material provide हो सके. Nutrition to egg in the ovaries is provided. Which one of the following हमें पता है कि basically suppose this is the egg and इसके लिए कुछ cells होते हैं basically. इनको इन सेल्स को हम क्या कहते हैं बेसिकली दीज आर कॉल्ड द फेलोपियन सेल्स. और इनको फेलोपियन सेल्स इनका काम क्या होता है बेसिकली एक तो काम इनका होता है प्रोटेक्शन करवाते हैं और दूसरा इनका काम होता है कि बेसिकली ये इसकी न्यूट्रिशन के जिम्मेदार भी होते हैं जो अंदर ग्रोइंग एग है. सो बेसिकली इसके अंदर न्यूट्रिशन का पूछा गया तो फॉलिकल सेल्स आर रिस्पांसिबल फॉर दैट. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. In human females, egg is fertilized and we all know that egg is fertilized in fallopian tube और oviduct. यही दोनों एक ही चीज का नाम है. Which hormone causes the contraction of the wall of the uterus during the process of the birth? We all know that contraction of birth of the uterus कौन करवाता है? Basically oxytocin करवाता है. Suppose this is the uterus. And here is हमारा बेबी है. तो बेसिकली बेबी का जब हेड इसके ऊपर पड़ता है तो बेसिकली सर्विक्स पे तो सर्विक्स डायलेट हो जाता है जिसकी वजह से ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस होता है. जो ऑक्सीटोसिन होता है बेसिकली वो कॉन्ट्रैक्शन करवाता है जो है इसकी यूट्रस की जो मसल्स हैं उसकी कॉन्ट्रैक्शन करवा देता है. अब कॉन्ट्रैक्शन करवाने से जो बेबी है वो मजीद एक्सपेल होगा. मजीद एक्सपेल होने की वजह से बेबी मजीद ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस होगा एंड दिस इज बेसिकली द पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म. सो बेसिकली ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. इन सब ऑप्शन में ऑक्सीटोसिन ही कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वॉल ऑफ द यूट्रस करवा रहा होता है मायोमेट्रियम. Asexual reproduction, offsprings are genetically, we know that during asexual reproduction offsprings are identical, मगर शर्त क्या है कि म्यूटेशन ना हो क्योंकि अगर म्यूटेशन हो जाएगी तो ऑफ कोर्स ऑफस्प्रिंग विल नॉट बी आइडेंटिकल. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. In typical menstruation cycle of 28 days, what is the most fertile period? We know that basically जो during 28 और days of menstruation cycle है इसके अंदर जो इसका मिड होता है बेसिकली अबाउट 11 to 14 डेज वो फर्टाइल पीरियड होता है. बेसिकली जो ओव्यूलेशन होती है वो तो 14 डे पे होती है. सो 11 से 13 डे क्यों फर्टाइल है? एनीवन यू नो द आंसर प्लीज कमेंट ताकि हम भी देखें कि आप लोग कितना समझ आती है. सो आप वीडियो को पॉज करें और आंसर करें. अब आंसर मैं बताता हूँ. बेसिकली ये होता है कि हमारी जो स्पर्म होते हैं उनकी लाइफ होती है वो ज्यादा होती है. सो बेसिकली अगर इंटरकोर्स 11 से 13 डे पे भी होता है और जो स्पर्म होते हैं वो यूट्रस के अंदर रिटेन रहते हैं फैलोपियन ट्यूब के अंदर रिटेन रहती है और एग 14 डे पे रिलीज होता है स्टिल फर्टिलाइजेशन कहना होता है. सो दैट्स व्हाई जो होता है हमारे पास जो फर्टाइल डे है वो 11 से 14 है इसके बावजूद कि जो 14 डे पर ओव्यूलेशन हो रही होती है. द स्क्रोटम इज रिस्पांसिबल फॉर आपको सबको पता है कि स्क्रोटम ये फेडरल बोर्ड में साथ में बॉक्स लिखा हुआ है डिस्कस द टेंपरेचर रेगुलेशन के लिए करता है. बेसिकली जब बाहर कोल्ड होता है तो स्क्रोटम की स्किन थिक हो जाती है एंड टुवर्ड्स द एब्डोमेन हो जाती है. एंड जब टेंपरेचर सराउंडिंग का इंक्रीज कर देता है तो स्किन जो होती है वो लूज हो जाती है ताकि मजीद जो हीट का एक्सचेंज है टेस्ट के अंदर वो एनवायरनमेंट के अंदर जा सके. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. इन स्पॉन्जेस बेसिकली दिस इज द आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन. अगर आपने गलत कर भी दिया तो कोई मसला नहीं है. बेसिकली दिस इज बेसिकली किंगडम एनिमल्स क्वेश्चन है नॉट आउट ऑफ सिलेबस दैट इज आल्सो इंक्लूडेड. हम इसलिए डालते हैं ताकि आपके पीछे से भी रिवाइज होता है. Sponges fertilization take place. We all know that it take place in the mesenchyme. mesenchyme होती है. अब बाकी ऑप्शन देखिए यूट्रस में तो हो नहीं सकती क्योंकि इसके अंदर तो यूट्रस होती नहीं. तो ऑप्शन डी इज बेसिकली द करेक्ट आंसर और ये आपकी बुक की टक्ट लाइन है पीटीबी की. ओके okay we know need a next page. The epididymis, vas deferens and urethra are a series of duct formed by which body system? We all know main reproductive system के अंदर ये तीनों present होती है epididymis, vas deferens और urethra. So option D is the correct answer. The uterus of female reproductive system open into the. We know that uterus जो होती है basically I should draw the diagram. So basically this is the uterus and this is basically the birth canal या जिसे हम कहते हैं vagina. So basically जो uterus है वो किस में open हो रही है? Basically it is opening in the vagina. It is basically the line of parallel. So B is the correct answer. The period during which a girl sexually matures is called puberty. इसके अंदर basically आप confuse हो सकते हैं basically option D के साथ teen, but basically teen is not a scientific term. So basically we use puberty term. Okay.
B, option B is the correct answer. In reproduction, semen refer to which of the following? Of course, semen is basically a fluid containing sperm, so option A is the correct answer. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो इस डिस्कशन के दौरान आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. Which cells produce oogonia in the ovary? Of course, बेसिकली मैंने आपको बताया है कि प्राइमोडियल जर्म सेल्स जो होते हैं वो oogonia प्रोड्यूस करते हैं. So basically primordial germ cells option नहीं है हमारे पास, so basically we will go with the germ cells. Option C is the correct answer. Which hormone is produced mainly by the corpus luteum in the ovary followed by the ovulation? I have already explained that corpus luteum produce progesterone. So option A is the correct answer. Menopause generally occur at the age. We know that menopause basically occur at basically the age of 48 to 55 years. So basically हम इसकी एवरेज देख लेते हैं तो 50 years आ जाती है. So option C is the correct answer. देखिए अगर आपके एमसीक्यूज के अंदर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिखी हुई जो आप अपनी बुक में पढ़ के आए हैं और एक वैल्यू लिखी हुई तो बेसिकली यू हैव टू थिंक इंटेलिजेंटली. यही जो मार्क्स होते हैं इसी तरह के एमसीक्यूज होते हैं, यही आपका मेरिट बना देते हैं. आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना होता, बेसिकली आपने कॉमन सेंस से काम लेना होता है. तो 48 और 55 के दरमियान क्या है? 50 years. So option C is the correct answer. Okay, we now next go to next question. The endometrial lining is vascularized by, we all know that estrogen is responsible for the vascularization of the endometrium. तो basically जो estrogen होती है it acts on the endometrium और बेसिकली इसको वेस्कुलराइज कर देती है. वेस्कुलराइज करने का फायदा क्या होता है कि जो बेबी जो कंसीव होना है उसके लिए न्यूट्रिशन, जो कि जाइगोट जो कंसीव होना है, I should use the term zygote here, not baby, जो कंसीव होना है बेसिकली उसको न्यूट्रिशन मिल सके. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. वेस्कुलराइजेशन इज डन बाय द एस्ट्रोजन हार्मोन. प्रोलिफरेटिव फेज अकर वी ऑल नो दिस इज बेसिकली द रट्टा 5 to 13 days. और इसके अंदर क्या हो रहा होता है? बेसिकली एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेट हो रही होती है, बेसिकली उसकी वेस्कुलराइजेशन हो रही होती है. Which one of the following is the carboxylic acid is the most acidic? So this is very important concept. Okay, we all know that suppose this is basically the acid. I am not drawing the other things like that. Okay, and अगर अच्छा अब वी ऑल नो दैट क्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो इसके इलेक्ट्रोनेगेटिव वजह से कार्बन की इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा. अब कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो चुका है तो वो इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा. सो बेसिकली जो COOH था व्हाई इट वाज रिलीजिंग प्रोटॉन, इट वाज रिलीजिंग प्रोटॉन क्योंकि उसके पास OH जो O नेगेटिव था बेसिकली उसकी टेंडेंसी थी इलेक्ट्रॉन खींचने की. सो इससे भी जब इलेक्ट्रॉन खींच ली तो टेंडेंसी टू डोनेट प्रोटॉन इंक्रीजेस एंड टेंडेंसी टू बेसिकली डोनेट प्रोटॉन क्या होती है? एसिडिटी होती है. तो बेसिकली एक क्लोराइड आया, उसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट की वजह से एसिडिटी बढ़ गई. अब अगर दो क्लोराइड यहां पर होते तो मजीद इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होती और एसिडिटी मजीद मजीद बढ़ जाती. अगर यहां पर तीन होते तो बेसिकली मजीद बढ़ जाती. इस तरह से जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम्स बढ़ते जाएंगे एसिडिटी बढ़ती जाएगी विद ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट. सो बेसिकली हम इसके अंदर देखते हैं, बेसिकली इसके अंदर एक क्लोराइड का है, इसके अंदर दो क्लोराइड है एंड नेक्स्ट ऑप्शन में हमारे पास एक क्लोराइड है और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में हमारे पास क्लोराइड है नहीं. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. और इसके अंदर एक और भी बात होती है, इसके अंदर एक तो इफेक्ट होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एटम्स हैं वो कितने लगेंगे, दूसरा है कि डिस्टेंस का. सपोज दिस इज बेसिकली द कार्बोक्सिलिक एसिड और एक क्लोराइड यहां पर लगा हुआ है एंड अब इसका जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे कम होगा क्योंकि वो इसके खींचेगा और यहां पर आते आते इलेक्ट्रॉन को इतना इफेक्ट नहीं रहेगा. लेकिन अगर यही क्लोराइड अगर मैं यहां से इसको खत्म कर दूं यहां पर लगा होता तो इसका डिस्टेंस कम है और इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ज्यादा है. सो बेसिकली डिस्टेंस के साथ बेसिकली अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो एसिडिटी कम होगी. सो डिस्टेंस इज बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी and basically the number of electronegative elements is basically the directly proportional to the acidity. ठीक है, आपने ये रिलेशन याद रखने हैं. So option B is the correct answer. Which one of the following does not contain carboxylic group? We all know that benzoic acid contain carboxylic group, propanoic acid contain carboxylic group, formic acid के अंदर भी होता है. तो जो picric acid होता है बेसिकली ये कौन सा एसिड होता है? ये बेसिकली एरोमेटिक एसिड होता है एंड इज बेसिकली 2 4 5 नाइट्रो फिनोल होता है बेसिकली. तो बेसिकली इसके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं होता, इसलिए एसिड इसको क्यों कहते हैं? ड्यू टू इस फिनॉल जो होता है उसका ये बेसिकली एबिलिटी होती है. तो पिक्रिक एसिड इज एन एसिड व्हिच डज नॉट हैव कार्बोक्सिलिक ग्रुप. तो वेरी इंपोर्टेंट एमसीक्यू, ये बार-बार एमसीक्यू पेपर में आता है. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड? तो इन सब एसिड में जो सिट्रिक एसिड होता है वो ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड है.
तो दैट्स वाई इसके अंदर जो मोस्ट सुटेबल ऑप्शन होगा वो भी सिट्रिक एसिड। और ये मशहूर है, आप तो इस बायोलॉजी में भी पढ़ते हैं कि जो बेसिकली ट्राई कार्बोक्सी साइकिल किसको कहते हैं, जिसके अंदर सिट्रिक एसिड इन्वॉल्व होता है। We know the following is not a derivative of carboxylic acid. We know that basically acetamide, yes, ये डेरिवेटिव होता है, एस्टर भी डेरिवेटिव है, एनहाइड्राइड। आपने इन सब की रिएक्शन पढ़े हैं ना कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे बनता है। आपने किसी का रिएक्शन नहीं पढ़ा कि वो कार्बोक्सिलिक एसिड से बनता है। अल्काइल हैलाइड are not produced from the carboxylic acid. So option A is the correct answer. Formic acids are obtained from, of course, we have formic acid present in the iron strings. Option C is the correct answer. Which one of the following is the formula of stearic acid? तो stearic acid का जो formula कौन सा है? B, क्योंकि इसमें तो कार्बन 17 है, H35 and then we have the carboxylic. So option B is the correct answer. Nucleophilic reactions of carboxylic acids are due to. Suppose this is basically the, हमें पता है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं बेसिकली वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं, ठीक है। एंड इसके अंदर क्यों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों देते हैं? बेसिकली ये जो OH ग्रुप होता है, ये वाला OH ग्रुप, ये एक्सचेंज होता है, चेंज हो जाता है, सब्स्टिट्यूट हो जाता है विद सम न्यूक्लियोफाइल। तो बेसिकली जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो बेसिकली अट्रैक्ट करता है इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर। और ये इलेक्ट्रोफिलिक क्यों है? क्योंकि जो ऑक्सीजन इसके साथ लगा हुआ है डबल बॉन्ड के जरिए से, उसने इसकी इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपनी तरफ विड्रॉ कर ली है। सो इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव है, कार्बन पार्शियल पॉजिटिव है, यानी इलेक्ट्रोफिलिक है, यानी कि ये न्यूट्रोफाइल के साथ रिएक्ट कर सकती है। तो बेसिकली दिस रिएक्टिविटी इज ड्यू टू द कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, जिसके अंदर ये पार्शियल नेगेटिव होती है और ये पार्शियल पॉजिटिव होती है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Carboxylic acids are formed by the hydrolysis of, we all know that it is formed by the hydrolysis of esters and nitriles, या आपकी बुक्स में एसिड भी लिखे हैं। बेसिकली नाइट्राइल्स की हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं विद इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। इसके अलावा एस्टर्स की भी जब हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है। और ये बात आपकी बुक्स में लिखी हुई है, दिस डायरेक्शन। Which one of the following formulae are correct general formula of the aliphatic carboxylic acid? Aliphatic कौन सा होता है? जो रिंग ना हो। तो बेसिकली हम एलिफेटिक को किस शो करवाते हैं? सो ये जो डायग्राम बनाई हुई है ये एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की डायग्राम बनाई हुई है। तो RCOOH, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो बेसिकली एरोमेटिक और फिनोलिक तो हो नहीं सकता, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। दिस इज बेसिकली द मोस्ट ऑब्वियस आंसर। ये रिएक्शन हो रहा है, बेसिकली एक एसिड है वो मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो बेसिकली आपको पता है, आई नो, आई बेसिकली अगर आप एमडीकैट एस्पायरेंट हैं और आप, मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं, अगर आपने फैसी की हुई है कि जब भी एक एसिड एक मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो एक सॉल्ट बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस बनती है। सो बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बनेगा? इन दोनों का सॉल्ट बनेगा, और सॉल्ट क्या होगा? मैग्नीशियम एसीटेट। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Organic compounds containing both amino and the carboxylic group are called the amino acids. हमें पता है कि बेसिकली अमाइनो एसिड्स में क्या होता है, बेसिकली कि सपोज दिस इज बेसिकली द अल्फा कार्बन, तो बेसिकली इसके साथ एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होता है, एक अमाइनो ग्रुप अटैच होता है, एक हाइड्रोजन अटैच होती है और एक अल्काइल ग्रुप अटैच होता है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, जिसके पास दोनों अमाइनो ग्रुप भी है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है। The relative strength of the carboxylic acid, water, ethanol and phenol, हमें पता है कि इसका ऑर्डर क्या होता है। बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज्यादा एसिडिक है, फिनोल उसके बाद एसिडिक है, वाटर उसके बाद उसके बाद एथेनॉल। अब इसकी क्या वजह होती है? कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज्यादा इसलिए है, बेसिकली इसके दो रीजन है। एक तो बेसिकली ये एसिड है और ये बहुत जल्दी से प्रोटॉन रिलीज कर देता है, और इसमें जिसका कार्बोक्सिलेट आयन है वो स्टेबलाइज हो जाता है वाटर के अंदर। So basically when carboxylic is more stable in the basically जब हाइड्रोलिसिस की हो जाती है, उसमें we all know that basically अगर फिनोल है जब वो अपना प्रोटॉन रिलीज कर देता है तो फिन ऑक्साइड आयन बनता है। कौन सा बनता है? फिन ऑक्साइड। और अब इसकी रेजोनेंस पढ़ सकते हैं कि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, इसका जो नेगेटिव चार्ज होता है वो रेजोनेट कर जाता है, सो इट इज आल्सो स्टेबल। उसके बाद जो वाटर है वो स्टेबल होता है, और वी ऑल नो दैट एथेनॉल इज लीस्ट एसिडिक। क्यों? क्योंकि जो इसका बेसिकली ये जो आयन है इसका जो मैं बता रहा हूँ आपको, दिस इज लीस्ट स्टेबल। क्यों? क्योंकि एक तो हमें पता है कि जो अल्काइल होता है उसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होता है, तो ये ऑक्सीजन के ऊपर मजीद आगे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, इसमें मजीद नेगेटिव चार्ज कर देता है। आगे ऑक्सीजन रो रही है कि मुझे तो नेगेटिव बनाया है, इलेक्ट्रॉन डाल उसको और नेगेटिव कर रहे हैं, इस वजह से वो सबसे ज्यादा लेस नेगेटिव है, क्योंकि उसका जो आयन है वो लेस स्टेबलाइज्ड है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Acetamide is formed by the dehydration. We all know that it is basically formed by the dehydration of the ethanoic acid. और बेसिकली इसका फार्मूला क्या होता है? यही तो इसका फार्मूला है। तो बेसिकली ये बेसिकली CH3 आई थिंक, यस, एंड दिस इज बेसिकली
तो ये सबसे ज्यादा इसका फॉर्मूला किस स्ट्रक्चर से मैच कर रहा है, बेसिकली इस एथेनोइक एसिड से मैच कर रहा है, यानी एसिडिक एसिड से। सो ऑप्शन ए बी इज द करेक्ट आंसर। विच आर द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज रिवर्सिबल। वी ऑल नो हमारी जो बेसिकली हमारी जितनी भी बुक्स होती हैं उसके ऊपर इन दोनों के दरमियान डबल एरो लगा होता है कि जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल से रिएक्शन करता है तो इनके दरमियान डबल एरो होता है। बेसिकली इसका क्या मतलब होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो एस्टर बनता है जब वाटर बनता है, so this is basically a reversible reaction, so basically option A is the correct answer। आप ये फार्मूला देखें और आप बताएंगे इसके लिए सबसे बेस्ट सुटेबल नाम क्या होगा। कैटाइन नहीं, कैटाइन तो नहीं है, कैटाइन तो उसको कहते हैं इसमें पॉजिटिव चार्ज हो। न्यूट्रल अमाइनो एसिड भी नहीं है क्योंकि इसके चार्ज ग्रुप्स दो मौजूद है। तो इस बेसिकली हम इसको इंटरनल साइड या ज्विटराइन कहते हैं। अगर यहाँ पे ज्विटराइन आता तो हम उस पे जाते, बट यहाँ पे ज्विटराइन नहीं है तो वी विल गो विद द इंटरनल साइड। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, आपने ये क्वेश्चन अपने कोर्स में बेसिकली पढ़ी होगी। बेसिकली इसके अंदर क्या होता है कि जब भी एक एसिटिक एसिड PCl5 से रिएक्ट करता है तो इसके रिएक्शन में क्या बनता है, बेसिकली हमारे पास एसिड हैलाइड बनता है। सो बेसिकली ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एंड इफ आई बेसिकली आपकी मेमोरी को रिन्यू करो तो आप ये इक्वेशन देख सकते हैं कि देखिए एसिटिक एसिड ने जब PCl5 से रिएक्शन करवाया, इसके अंदर जो अल्काइल वो जो बेसिकली हैलाइड ग्रुप है वो अटैच हो जाएगा, तो बेसिकली एसिड हैलाइड बन जाएगा। जो हमारी साइड प्रोडक्ट HCl+POCl3 इसके साइड प्रोडक्ट बन जाएंगे। Which one of the following is not a fatty acid? Fatty acids क्या होते हैं? Basically fatty acids की ये chain है, these basically a long chain aliphatic carboxylic acids। ये definition है। अब बस इसी definition को लगा देना है और हमारे पास आंसर आ जाना है। ब्यूटानोइक एसिड of course it is the fatty acid क्योंकि ये fatty acid भी है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी है और लॉन्ग चेन भी है। उसके बाद बेसिकली प्रोपानोइक एसिड भी है। तो जो फैथैल्मिक एसिड, आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, दिस इज द फैथैल्मिक एसिड, इट इज बेसिकली डाइकार्बोक्सिलिक एरोमेटिक। अब हमने कहा था एलिफैटिक होगा, अब ये एलिफैटिक तो है नहीं, ये एरोमेटिक है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फैथैलिक एसिड इज बेसिकली नॉट अ फैटी एसिड। बेसिकली एसिटिक एसिड भी एसिटिक एसिड फैटी एसिड नहीं होता, लेकिन हम इसके अंदर बेस्ट ऑप्शन की तरफ जाएंगे। अगर यहाँ पर फैथैलिक एसिड की जगह कोई और एसिड होता तो हम एसिटिक एसिड लगाते हैं, क्योंकि फैटी एसिड किस होता है, लॉन्ग चेन। तो एसिटिक एसिड लॉन्ग चेन तो नहीं है। खैर खैर सो बेसिकली बेस्ट आंसर की तरफ हम जाएंगे क्योंकि फैथैल्मिक एसिड तो बिल्कुल हो नहीं सकता क्योंकि ये एलिफैटिक ही नहीं है, ये तो बेसिकली क्या है, ये एरोमेटिक है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Which one of the following is the weak acid? We all know that basically HCl very strong acid है, सल्फ्यूरिक एसिड का तो स्ट्रॉन्ग एसिड है। एसिडिक एसिड जो है इन सब में वीक एसिड है। बेसिकली आप इसके अंदर लाइम वाटर की तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन लाइम वाटर जो होता है वो बेसिक होता है। तो बेसिकली हम ऑप्शन डी को चूज नहीं करेंगे क्योंकि वो बेसिक है, मुझे सबसे कम एसिडिक कौन सा है। तो तीन एसिड है हमारे पास, सबसे कम एसिडिक ऑप्शन बी में है, यानी कि एसिडिक एसिड। Okay, the compound which you think is not the derivative of acetic acid, of course अच्छा ऑप्शन ए के अंदर बेसिकली हमें पता है एसिड हैलाइड दिया हुआ है, ये डेरिवेटिव होता है। देन वी हैव बेसिकली द एसिड एनहाइड्राइड, ये भी होता है, और एसिडामाइड है, ये भी उसका डेरिवेटिव है। सो ऑप्शन वी विल गो विद नन ऑफ अबव, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Whenever nitrile group, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जब नाइट्राइल ग्रुप, सपोज दिस इज बेसिकली द नाइट्राइल ग्रुप, जब भी हम इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2O HCl, तो बेसिकली हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Which one of the following of the carboxylic acid unbalanced spelled? Of course, this is basically a book line. ब्यूटारिक एसिड इसका करेक्ट आंसर है। अगर आपने रिफ्रेश करना है तो आप ये देख सकते हैं कि प्रोपानोइक एसिड है, इसकी पंजेंट एंड ब्रांसिड ओडोर होती है। फॉर्मिक एसिड की पंजेंट और पेनिट्रेटिंग ओडोर होती है। ब्यूटारिक एसिड बेसिकली बटर एसिड है और इसको बेसिकली ओडोर इसकी उल्टी जैसी होती है। ये बटर यानी जो रैंसिड बटर होता है उसमें जो स्मेल आ रही थी बेसिकली वो ब्यूटारिक एसिड की वजह से आ रही है। और एसिडिक एसिड की हमें पता है कि विनेगर लाइक स्मेल होती है। Salt of carboxylic acid can be converted into corresponding carboxylic acid by treating with। अब यहाँ पर आपका नया कंसेप्ट आ रहा है। बेसिकली जब भी आपका सपोज एक किसी भी एसिड का सॉल्ट है, सपोज दिस इज बेसिकली द सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, Na, मैं यहाँ पे Na लिख देता हूँ। अगर आपने इसको दोबारा से कोरेस्पॉन्डिंग एसिड में कन्वर्ट करना है सॉल्ट को, तो आप ऐसे करोगे इसको दोबारा से किसी एसिड के साथ रिएक्शन करवा दो, आयन एक्सचेंज होगा, बेसिकली सोडियम जो है वो क्लोराइड के साथ चला जाएगा और ये H इसके साथ आ जाएगा। सो दिस एसिड विल बी रीस्टोर्ड। तो जब भी कोई खास सॉल्ट को आपने उसको दोबारा एसिड से कोरेस्पॉन्डिंग एसिड में कन्वर्ट करना हो तो आप उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्शन करवा दें। तो बेसिकली HCl जो था वो कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। सो बेसिकली आई विल गो विद द ऑप्शन डी व्हिच इज कॉल्ड द एसिड। Formic acid, HCl, we all know that is the structure of formic acid. So option B is the correct answer. Ethanol and dimethyl
ether are better considered as, of course it is a structural isomer. Structural isomer हम किसको कहते हैं, जिनका बेसिकली मोलेकुलर फार्मूला तो सेम होता है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है. साफ पता चला है कि दिस बेसिकली द अल्कोहल एंड दिस बेसिकली द ईथर, दोनों का स्ट्रक्चर एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है. वी विल गो विद ऑप्शन ए. Which one of the following compound will react with methyl magnesium iodide यानी Grignard reagent followed by the acid hydrolysis to give the ethyl alcohol. तो बेसिकली इन सब में से जब हम फॉर्मेल्डिहाइड को रिएक्शन करवाते हैं और फिर उसके बाद उसकी एसिड हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो हमारे पास एथाइल अल्कोहल बन जाती है. रिएक्शन आपकी बुक्स में लिखा हुआ है. आई विल नॉट बी, और वैसे भी आपको सबका एमसीक्यू ये ठीक होगा, सो आई एम नॉट राइटिंग दैट रिएक्शन अगेन हियर. अगर आपने कंसल्ट करना है तो आप बुक से देख सकते हैं. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. The characteristic reaction of the carboxylic acid is, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया बेसिकली कि जब भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड्स, उनके कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन क्या है. मैंने कहा था कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है. ऑफ कोर्स जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो बेसिकली इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैच होता है जो कि डबल बॉन्ड O के साथ अटैच है. अच्छा, तो बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन क्या है इसके, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. और ये रिएक्शन किसकी वजह से होता है, बेसिकली ये कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की वजह से होते हैं. सो जो आई हैव डिस्कस्ड टू एमसीक्यूज हियर, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ऑर्बिटल्स, अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर. ऑर्बिटल्स हैविंग द सेम एनर्जीज आर कॉल्ड, वी ऑल नो दैट, ये हम बार-बार पढ़ते हैं अपनी केमिस्ट्री की बुक्स में, जिन ऑर्बिटल्स का सेम स्ट्रक्चर होता है उनको बेसिकली हम कहते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. Quantum number of the 2p orbital is known. We all know that इसके जो, अगर suppose this is 2p, जो इसका नंबर होता है बेसिकली वो n को शो कर रहा होता है और जो p होता है वो l को शो कर रहा होता है बेसिकली. तो we all know that n जो होता है बेसिकली जो साथ नंबर लिखा होगा n की वैल्यू भी वही होगी. सपोज अगर 2 लिखा हुआ है तो n की वैल्यू भी 2 होती. सपोज करें अगर यहाँ पर 2 ना लिखा होता 3 लिखा होता तो n की वैल्यू भी 3 होती. बट ऑफ कोर्स अब इसके साथ देखिए सब शेल लिखा है. अब सब शेल को हम एजीम्यूथल क्वांटम नंबर कैसे देते हैं बेसिकली, आपने वैल्यू याद करनी है. एस पी डी एफ. एस को 0 वैल्यू दी जाती है, पी को 1, डी को 2 और एफ को 3. तो बेसिकली दीज वैल्यूज दी जाती है इसी ऑर्डर के अंदर. तो बेसिकली एल जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है वो एल, पी का क्या होता है 1. सो बेसिकली वी विल गो विद ऑप्शन ए. एन की वैल्यू 2 है और एल की वैल्यू 1. इस तरह आराम से बहुत से आगे आएंगे. तो अगर आपने ये कंसेप्ट आपको समझ आ जाता है तो वेल एंड गुड, तो हम बाद में डिस्कस करते हैं. Okay, what is the electronic configuration of the potassium? Okay, we will draw the electronic configuration of potassium here. We all know that potassium का atomic number कितना होता है, 19 होता है. ठीक है, हमने इसी की. तो basically we will go with the school, school, public, school, public, school, 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 public school, public school and okay, इतनी काफी I think. Okay, school, school, public school, public school. Okay. अब हम सो एस से हम किस लिख देंगे 1 2 3 एंड 4 एंड दिस इज 2 एंड 3. अब हमने फिल कर दें. 19 इलेक्ट्रॉन है, 2 हो गए, फिर 4 हो गए, देन वी गो 10 हो गए और फिर 12 हो गए एंड इसके अंदर 6 गए तो 18 हो गए और एक 19 हो गया. सो ऑप्शन ये हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किस में मिली है, ऑप्शन डी में मिली है. सो वी विल गो विद ऑप्शन डी. तो बेसिकली आपने ये याद रखना है, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. The maximum number of electrons that an orbital can accommodate, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. तो ऑर्बिटल्स होता है क्या बेसिकली, हमें पता है कि बेसिकली जो p होता है, p इज अ सबशेल और इसके अंदर बेसिकली 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, px, py और pz. ये इसकी 3 ऑर्बिटल है. हर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और बेसिकली ये ऑपोजिट स्पिन के होते हैं. सो वी बेसिकली गो विद ऑप्शन सी, 2 इलेक्ट्रॉन्स. The radii of the second orbital of the calculated by the Bohr model, we know that इसका फार्मूला क्या होता है बेसिकली, r equals to n square into 0.529. n की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 को जब हम 0.529 से मल्टीप्लाई करते हैं so we got the answer C, 2.116 angstroms. Option C is the correct answer. For multi-electron system, for a multi-electron system, the highest energy level among the following. तो बेसिकली हम हायर एनर्जी वी ऑल नो जिसकी n प्लस l वैल्यू सबसे ज्यादा होती है उसी की जो होती है बेसिकली एनर्जी सबसे ज्यादा होती है. यू ऑल नो दैट फैक्ट. तो हम बेसिकली n प्लस l वैल्यू सबकी निकाल लेते हैं. तो ऑप्शन ए की जब हम n प्लस l वैल्यू निकालते हैं तो बेसिकली हमारे पास 5 प्लस 0 जो होती है 5 की इक्वल आ गई. ऑप्शन बी की जब हम निकालते हैं बेसिकली 4 प्लस 0 4 आ गई.
सी की जब निकालते हैं बेसिकली हमारे पास 3 + 1 4 आ गई, एंड डी की जब हम निकालते हैं तो बेसिकली 5 + 1 6 आ गई। सबसे ज्यादा एन प्लस एल वैल्यू किस पे आता है? डी ऑप्शन। सो वी विल ऑप्शन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। The neutron was discovered by, we all know, by Chadwick, the famous scientist. Where Chadwick ने discover किया था न्यूट्रॉन को। J.J. Thomson devised E by M value of electron. रट्टा based question, so option C is the correct answer. The ground state of an atom correspond to the, basically हमें पता है कि basically एक होती है ground state. Suppose this is the nucleus, ठीक है? इसके this is basically the first cell and this is basically the last cell. जो फर्स्ट सेल होता है बेसिकली इट डिस्क्राइब, यहाँ पे हमारे पास एक प्यारा सा इलेक्ट्रॉन है, तो इसको हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं और इसको हम बेसिकली कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। बेसिकली ग्राउंड स्टेट होती है, इसके अंदर मिनिमम एनर्जी होती है, एक्साइटेड स्टेट के अंदर ज्यादा एनर्जी होती है। अगर आप इसको याद रखना तो आप इस तरह याद कर सकते हैं, बेसिकली जब यहाँ पे इसको फोटोन आकर टकराएगा तो उसको इसके एक्साइट कर देगा, तो यानी कि एनर्जी एब्जॉर्ब किया, एनर्जी एब्जॉर्ब करे तो एनर्जी ज्यादा ही होती है ना। तो बेसिकली मिनिमम एनर्जी होती है ग्राउंड स्टेट के अंदर, मैक्सिमम एनर्जी कहाँ होती है? बेसिकली लास्ट ऑर्बिटल में। So we will go with the option B, the minimum energy in the ground state. The relationship between the quantum number n and l, we all know that. Suppose करते हैं हम रिलेशन क्या होता है इसके अंदर, बेसिकली यही रिलेशन होता है ना बेसिकली। तो बेसिकली हम l की वैल्यू कैसे निकालते हैं? n-1। बेसिकली ये मैं आपको मिसाल देता हूँ। बेसिकली सपोज के वी हैव n की वैल्यू 2 है, तो हम इसके अंदर n-1 रूल के साथ तहत जब लगाते हैं तो L and 2 - 1 बेसिकली 1 वैल्यू होती है, 1 किस तरह P। सो बेसिकली इस 2 शेल के अंदर दो ही पॉसिबल है, S and P सब शेल्स। सो बेसिकली जो ये वाला रूल होता है इट बेसिकली कैलकुलेट द सब शेल का कैलकुलेट करने के लिए होता है। बेसिकली हम इसको L = L-1 के लिए यूज करें। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। द बार्मर सीरीज वी ऑल नो आर lie in the visible regions। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Which one of the following is not an isotope of the hydrogen? Deuterium yes होता है, isotope tritium yes है, ऑर्थो हाइड्रोजन ये तो कोई आइसोटोप हमने आज तक पढ़ा ही नहीं है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, इट इज नॉट द आइसोटोप ऑफ द हाइड्रोजन। चूज द वैल्यू ऑफ रेडबर्ग कांस्टेंट। रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू आप सबको आ रही होती है क्योंकि आप इसको बेसिकली न्यूमेरिकल्स में यूज कर रहे होते हो, और हमारे पास ये ऑप्शन ए में अवेलेबल है 1.0976 × 10⁷ per meter। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। The 4s orbital has, अच्छा हम सबको पता है कि बेसिकली जो s ऑर्बिटल होता है उसमें कोई नोड नहीं होता। अब नोड क्या होता है? नोड ऐसा एरिया होता है बेसिकली जहां पर बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होती है वो 0 होती है। तो बेसिकली s का तो बेसिकली स्फेरिकल होता है, और बेसिकली इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां से कहां तक होती है? बेसिकली इट स्टार्ट्स फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड ऑल दैट। बेसिकली दिस इज बेसिकली द 4s ऑर्बिटल। तो इसके अंदर बेसिकली कोई नोड मौजूद नहीं है इसके अंदर एज कंपेयर टू अदर सबशेल्स जिनके अंदर नोड्स मौजूद होंगे। So basically s orbital के अंदर तो नोड होता नहीं, so we will go with the 0 node। So option D is the correct answer। The spectrum of the helium is expected to be same। स्पेक्ट्रम किनका सेम होता है? जिनके अंदर जो बेसिकली इलेक्ट्रॉन होता है बेसिकली वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो। सो बेसिकली हीलियम, हमने बस ये देखना कि हीलियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है। बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन है। अब इन सब जगह हम देखेंगे कि जिसके हीलियम के साथ मैच करके इलेक्ट्रॉन उसी के अंदर, हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन ये हो, सोडियम, सोडियम के अंदर बहुत ज्यादा होते हैं, वो तो हो सकता है ऑक्सीजन में भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो बेसिकली लिथियम प्लस यानी लिथियम आयन जो है, लिथियम के पास वैसे ओरिजिनली 3 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन ये पॉसिबल कब बना? जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। सो बेसिकली अब लिथियम प्लस के पास कितने आयन है? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास। सो बेसिकली स्पेक्ट्रम ऑफ हीलियम एंड लिथियम प्लस आयन विल बी द सेम। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। The maximum number of electrons in the atom with n3 and l+2, of course we will applying here the rule n = 2 × n+l। तो बेसिकली n की वैल्यू क्या है? 3, l की वैल्यू क्या है? 2 and 2, और भी हमारे पास 3 + 2 5 and 5 + 2 10, तो 10 will be the answer। So option A is the answer। Which one of the following has the maximum number of unpaired electrons? Okay, I will show you basically the diagram। See this diagram। अब बेसिकली आप ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा सारी देख सकते हैं। तो इसके अंदर बेसिकली आप आयरन की आप फोकस करें क्योंकि आयरन में बेसिकली हमारे पास आंसर आयरन होगा। तो बेसिकली आयरन के अंदर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वेनेडियम के अंदर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और टीआई के अंदर 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, मैग्नीशियम के अंदर 9 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कोई भी नहीं होता। तो बेसिकली आयरन के अंदर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक आप क्या करेंगे? आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे। आपने ट्रांजिशन एलिमेंट वाला चैप्टर पढ़ा होगा, तो उसके अंदर आपको पता है कि इन सब ऑप्शन के अंदर आयरन की ज्यादा होती है। बेसिकली आई एम एक्सप्लेनिंग टू द जो जिन बच्चों को भी सपोज नहीं पता।
आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख लेंगे तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये आ जाएगी। हमें पता है कि जो डी होता है बेसिकली इसके अंदर 3D के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 है। अब डी जो है वो 5 ऑर्बिटल्स का कंपोज होता है। सो बेसिकली डी जो है बेसिकली सपोज दिस इज 5 ऑर्बिटल्स। अब हम इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन डालने हैं, हम सबसे पहले तो एक स्पिन सबके अंदर डाल देंगे और फिर एक इलेक्ट्रॉन बचेगा वो इसके अंदर आ जाएगा। सो बेसिकली कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। सो ऑप्शन बेसिकली आयरन जो होता है उसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और मैक्सिमम ये इलेक्ट्रॉन है, बाकी की भी मैंने मेंशन कर दिया आपको। The lightest positive rays obtained is basically from hydrogen। क्यों? क्योंकि एनोड रेज होती हैं वो प्रोड्यूस कैसे होती हैं, बेसिकली these are due to the positive ions of the gas। और lightest gas कौन सी, हाइड्रोजन। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Which one of the following orbital can be filled first than 4p? So basically हमें पता है कि 4p से पहले कौन सा फिल होता है। सो ऑप्शन इसके हम ना n+l रूल लगाएंगे। बेसिकली 4p की वैल्यू क्या है, बेसिकली 4 + 1 = 5। अब हम सारे ऑप्शंस की n+l वैल्यू फाइंड कर लेंगे। बेसिकली 4s की वैल्यू 4 + 0 = 4। ऑप्शन बी जो है 2p2 + 2 = 4। 3d जो है बेसिकली 3 + 2 = 5 एंड वी हैव डी ऑप्शन 1 + 0 = 1। तो बेसिकली इसके अंदर हमें जो कंफ्यूजन होगी वो इसके अंदर होगी। बेसिकली इसके अंदर हमने वो वाला रूल लगाना है कि बेसिकली अगर दो ऑर्बिटल्स की सेम n+l वैल्यू आ रही है तो पहले कौन सा फील होता है जिसकी n की वैल्यू स्मॉल होती है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि अंदर हम इसके अंदर वो वाला रूल लगाना है कि इसके अंदर दोनों की n+l वैल्यू तो सेम है 4p और 3d की, लेकिन पहले 3d फील होगा। क्यों फील होगा? क्यों? क्योंकि इसके अंदर n की वैल्यू स्मॉल है जो कि 3 है। आप इस डायग्राम के अंदर भी देख सकते हैं zigzag फैशन, इस तरह आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम के अंदर n+l रूल का मेथड ज्यादा कंपैटिबल होता है। Mass of electron in AMU आप सबको याद भी होना चाहिए 5.485 into 10⁻4 -4। लेकिन अगर आपने कैलकुलेट करवाना ही है तो बेसिकली आई विल डू इट दैट फॉर यू। बेसिकली हमें पता है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, बेसिकली 9.11 into 10⁻31 kg। ठीक है, अगर आपने एएमयू के अंदर मैथ लगाया तो वाई एएमयू किसके इक्वल होता है, बेसिकली 1.6 into 10⁻27 के। जब आप इनको डिवाइड करोगे एक दूसरे से तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 5.4 into 10⁻4 जो कि उसके करीब है 5.48 के। सो वी विल गो विद ऑप्शन सी। ज्यादा बेहतर तो ये है कि आप ये वैल्यूज याद कर लें एग्जाम के अंदर ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। The charge on one proton, we know that charge on electron equals to charge on proton. So basically इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम फिजिक्स में पढ़ते रहते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, तो प्रोटॉन का चार्ज भी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। The shielding effect of inner electron is responsible for this is basically the conceptual MCQ। हमें पता है कि बेसिकली जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो लोअरिंग ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी के लिए रिस्पांसिबल होता है। सपोज दिस इज बेसिकली इनर शेल एंड दिस इज बेसिकली द आउटर शेल। ठीक है, एंड इसके अंदर से हमने इलेक्ट्रॉन निकालना है आउटर मोस्ट शेल से, और इसके अंदर दरमियान में दो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं बेसिकली दिस इज बेसिकली एंड दूसरा इलेक्ट्रॉन। अब इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की वजह से शील्डिंग इफेक्ट आएगा यहाँ पे, मतलब कि ये न्यूक्लियस जो होगा यहाँ पे उसकी फोर्स को इस तक नहीं पहुंचने देंगे, तो ये शील्ड कर रहे हैं। अब इसकी वजह से क्या होगा कि बेसिकली जो न्यूक्लियस की फोर्स है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे कम हो जाएगी, फोर्स विल बी रिड्यूस, तो कम एनर्जी चाहिए हमें इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। तो एनर्जी कम चाहिए, और एनर्जी जो चाहिए होती है इसको क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी टू रिमूव आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द शेल। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर कि जो आयनाइजेशन एनर्जी वो बेसिकली डिक्रीज हो जाएगी ड्यू टू द शील्डिंग इफेक्ट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। One hydrogen atom spectrum series spectrum which cell within the visible range, of course we know that Balmer series जो है वो lie within the visible range। So option B is the correct answer। The particle with the highest E by M ratio, अच्छा highest E by M ratio हमें पता है वैसे इलेक्ट्रॉन की होती है, लेकिन हम इसको मजीद समझा देते हैं। हाईएस्ट E by M वैल्यू उसी की होगी जिसका चार्ज सबसे ज्यादा हो और जिसका मैस सबसे कम हो। तो ये कैरेक्टरिस्टिक बेसिकली इलेक्ट्रॉन की होती है। बेसिकली आप इलेक्ट्रॉन का जो मैस सबसे कम है इन सब में, मीजोन इज द एक्सेप्शन एंड और लेकिन चार्ज इसका सबसे ज्यादा है 1% × 10⁻19। प्रोटॉन की निस्बत हम इसको कंपेयर कर रहे हैं। न्यूट्रॉन का तो चार्ज ही जीरो होता है, यानी इसकी E by M वैल्यू ही जीरो होती है न्यूट्रॉन की, और मीजोन का भी चार्ज जीरो होता है, उसकी E by M वैल्यू जीरो है। तो बेसिकली हम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का कंपैरिजन करेंगे तो बेसिकली उसमें से मैस किसका कम है, इलेक्ट्रॉन का कम है।
एज कम्पेयर टू प्रोटॉन, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, इसी की हाईएस्ट ई बाय एम वैल्यू होगी। Then name the orbital n is equal to 5, l equals to 0. Of course हमने n plus l रूल लगाएंगे, तो हमें पता है n की वैल्यू को हम पहले लिख लेते हैं, n की वैल्यू क्या है 5 और l की वैल्यू 2 का मतलब है बेसिकली हम पहले लिख लेते हैं 0 1 2 3 s p d f। तो इसके अंदर 2 की वैल्यू अगर l एज मेथड क्वांटिटी नंबर 2 है तो सबसे कौन सा होगा d होगा। सो बेसिकली ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर 5d। ओके, the nature of positive rays depend upon the nature of gas used, क्योंकि वही गैस जो होती है वो आयनाइज होके ये प्रोड्यूस कर रही होती है। ओके, आपने इसका पैसेज रीड तो कर लिया होगा। बेसिकली आई एम डिस्कसिंग हियर, सो आपने ये पहले जजवा फॉल्स किया पेपर, तभी तो आप मेरे पास आए ना। तो बेसिकली वो पूछ रहे हैं द फ्रेज स्प्रेड लाइक अ ग्रास फायर, हमें पता है कि इस फ्रेज को हम कैसे यूज करते हैं जब कुछ चीज बड़ी रैपिड स्पीड से फैल रही हो, बहुत तेज फैल रही हो। तो बेसिकली फायर फाइटिंग तो नहीं हो सकता, ग्रास ग्रोथ तो नहीं हो सकता, ड्रेडफुल साइड भी हो सकता, हिडन न्यूज भी हो सकता। बेसिकली ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, रैपिड स्प्रेड। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आप ये सारा पैसेज पढ़ लिया होगा आपने बेसिकली। And basically the order of the passage followed by the which of the following objective। So basically 1 2 3 है बेसिकली इसके लिए, और आप यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ ये बेसिकली 3 वर्ड्स यूज हुए हैं इन द पैसेज। तो बेसिकली अगर आपने पैसेज ये गौर से पढ़ा होगा बेसिकली तो आपके लिए ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता। बेसिकली आप देखेंगे यहाँ पर ये तीनों वर्ड्स जो होते हैं वो एज इट इज लिखे हुए हैं बेसिकली। आई थिंक मुझे पैसेज पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। Okay. In this sense, I have never looked upon the ease and happiness as and themselves, and it will basically a proper. The ideas lighten me on my way, and light after time given me new courage to face life cheerfully. Have been truth. देखिए ये तीनों words use हुए हैं, truth, goodness and beauty. So these words are basically followed by ये objectives हैं basically. Option D is the correct answer. Okay. However, it must be recognized that science has its limitations. Its methods apply only to those things which can be observed, measured, treated, and mathematically. It has nothing to do with the values, save those of truth and accuracy. It has nothing to do with the happiness, the goodness, the beauty, the courage, adventure, justice, altruism, friendship, love of family, and love of country. Yet all these values enter into the man's conception of what is good personal life within the good society. Honest and intelligent man can differ profoundly on the nature of these values and their respective degrees of importance. Hence, the contrast between the modern commands of material things and tragic failure to organize a harmonious world society. अच्छा, इससे क्या इनफर होता है बेसिकली? साइंस टू बी नेसेसरी एलिमेंट फॉर गुड पर्सनल लाइफ, नहीं, ये बात तो नहीं लिखी हुई, बल्कि इसके खिलाफ बात लिखी हुई है। साइंस ब्रिंग्स हैप्पीनेस, नहीं, साइंस तो नहीं लाती बेसिकली, ये तो बात पैसेज में लिखी हुई है कि नहीं ला लिया गया इसकी। साइंस है सक्सेसफुली ब्रॉट अप बैलेंस बिटवीन, नहीं, ये बात भी नहीं लिखी हुई। अ गुड पर्सनल लाइफ कैन बी अचीव्ड बाय रिकॉग्नाइजिंग द नेचर ऑफ वैल्यूज एंड देयर डिग्रीज, ये बात हाँ लिखी हुई थी, हमने पढ़ी थी। एंड ऑप्शन ई तो है बेसिकली द लिमिटेशन ऑफ साइंस आर नेग्लिजिबल, नहीं, द लिमिटेशन ऑफ साइंस आर नॉट नेग्लिजिबल, पैसेज में ये कहना चाह रहा होता है। पिक द करेक्ट ऑप्शन, बेसिकली ग्रामेटिकली करेक्ट ऑप्शन हमने चूज करना है। तो बेसिकली आप इसके अंदर बेसिकली ये इंग्लिश का टेंसेंस है और हमें पता है कि बेसिकली इसके अंदर इंग्लिश के दो रूल्स लग रहे हैं। पहला कि दो कंपैरेटिव डिग्रीज कभी भी यूज नहीं होती नॉर्मली, ठीक है। तो बेसिकली एंड बेसिकली जिन नाउन्स की कंपैरेटिव डिग्री बनती हो तो हम उनको मोर से नहीं कंपैरेटिव बना रहे होते, बेसिकली हम उनकी कंपैरेटिव डिग्री यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये रूल्स आप दो यूज करेंगे तो आपका सारा एमसीक्यूज हल हो जाएगा। बेसिकली आई विल करेक्ट सेंटेंस, तो आपको मार्क नजर आ रहा है, नो स्टार इज ब्राइटर देन द मून। बेसिकली हम बाकी ऑप्शंस को देखते हैं। नो स्टार इज मोर ब्राइट, अब देखिए ब्राइटर कंपैरेटिव डिग्री ब्राइट की मौजूद है, तो हम इसको मोर के साथ तो कंपैरेटिव डिग्री में चेंज नहीं करेंगे। सो ऑप्शन बी इज द रूल आउट। ओके, नो स्टार इज ब्लू, देन किसके स्पेलिंग गलत लिखे हुए ये तो नहीं होता। तो बेसिकली मून से पहले हम आर्टिकल यूज करेंगे क्योंकि मून जो है बेसिकली स्पेसिफाइड है, एक ही तो मून है हमारा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, इसके अंदर कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है। This one has the proper use of preposition. Okay, preposition का हम बेसिकली हर सेंटेंस में गलतियां निकालेंगे। ऑप्शन वन में हम देखते हैं, if I am lying, the curse of Allah be on me and may I be drowned in some period, may I even be deprived from। अब deprived के साथ from तो कभी भी नहीं आता, deprived के साथ क्या आता है बेसिकली? डिप्राइव के साथ ऑफ आ रहा होता है बेसिकली, डिप्राइव के साथ क्या आता है? ऑफ आता है बेसिकली। सो बेसिकली फ्रॉम नहीं आएगा, सो ऑप्शन ए इज रिजेक्टेड, बेसिकली रूल्ड आउट। डिप्राइव्ड एट भी नहीं होता, डिप्राइव्ड दो ऑफ भी, वो वाला ए ऑफ नहीं होता बेसिकली, ये वाला ऑफ होता है, सिंगल एफ वाला।
सो ऑप्शन डी के अंदर सब कुछ ठीक लिखा है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर विच इज द ग्रामेटिकली करेक्ट। ओके, हम रॉन्ग ऑप्शंस को देख लेते हैं। बेसिकली फाइनेंस यहाँ पर नहीं आ सकता, बेसिकली वी हैव टू यूज बेसिकली द एडवर्ब हियर, एडवर्ब और एडजेक्टिव, ठीक है। तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एडवर्ब हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर, तो फाइनेंस हम यूज करेंगे, नाइन नाउन तो यहाँ पे यूज नहीं होगा ना, फाइनेंशियल भी यहाँ पर ऑफिशियल भी नहीं बन रही। सो बेसिकली ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हम इसमें एडवर्ब का करेक्ट यूज हुआ है। Which one of the following is grammatically correct? Of course, we basically यहाँ पे ये use कर रहे हैं prepositions को, punctuations को, I think punctuation. Sorry for okay. Harry liked the plan. अब इसमें continuity है इस sentence के, Harry liked the plan. तो यहाँ पर semicolon तो use नहीं हो सकता. So this option is ruled out. Harry liked the plan. इसमें तो continuity ये भी नहीं हो सकता. Option D देख लेते हैं, Harry liked the plan. It seemed, ये भी नहीं हो सकता। बेसिकली जो सेमिकोलॉन होता है, बेसिकली ये सब्जेक्ट से पहले लग रहा होता है, जो दूसरा सब्जेक्ट होता है। अब इसमें देखें, हैरी लाइक द प्लान, एक सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरा सेंटेंस है, इट सीम लाइक अ गुड आइडिया टू हिम। अब ये दूसरा सेंटेंस है, बट इट इज बेसिकली रिलेटेड टू द फर्स्ट सेंटेंस। तो बेसिकली हम सब्जेक्ट से पहले सेमिकोलॉन लगा देते हैं, तो सी इज द करेक्ट आंसर। बाकी किसी अंदर ये रूल फॉलो नहीं हुआ होगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन। Then he sat down in the corner and remained quiet. अब देखें, पहले दो ऑप्शन के अंदर तो क्वाइट की स्पेलिंग ही गलत लिखी है, ये वाला क्वाइट यहाँ पे यूज नहीं होगा। ऑप्शन ए एंड बी आर रूल्ड आउट। अब हम देख लेते हैं बेसिकली सी और डी का कंपैरिजन। तो सी में देखें, आपको पता है उसने अगर फर्स्ट टेंस में, हमें पता है कि अगर फर्स्ट सेंटेंस में पास्ट यूज हुई है, तो सेकंड में भी हम पास्ट ही यूज कर रहे होते हैं। सो बेसिकली सी हमारे पास इस तरह रूल आउट हो जाएगा कि यहाँ पे सैट यूज हुआ, सेकंड फॉर्म यूज हुई है, तो हम इसके सेकंड पार्ट में रिमेन नहीं लगा सकते, हमें रिमेन लगाना होगा। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Okay, now the logical reasoning part. Okay, all apples are banana. मेरे ख्याल से आपको ये डायग्राम्स बनानी आती हैं। All apples are banana. अच्छा, this is basically the apples and these are basically the bananas. ठीक है? All apples are bananas. No banana is mango. अच्छा जी, this is basically the mango और इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। Some mangoes are oranges. कुछ मैंगोज ऑरेंजेस हैं, ठीक है। ऑल ऑरेंजेस कैन नेवर बी बनानास। ऑफ कोर्स ये वाली बात तो इस सेंटेंस से बेसिकली वी कैन इन्फर कि जो ऑरेंज है बेसिकली वो एम से है, और जो एम है बेसिकली वो जो मैंगो है वो तो बनाना नहीं है। सो बेसिकली सारे के सारे ऑरेंजेस कभी भी बनाना नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्यों? क्योंकि हमने पहले ही बोल दिया कि सब ऑरेंजेस आर बेसिकली मैंगोज। ये जो ओवरलैप कर रहे हैं दोनों के रीजन, दरमियान में ओवरलैप कर रहा है ये रीजन। कुछ ऑरेंजेस मैंगोज हैं और कोई मैंगो बनाना नहीं है। तो अब कोई मैंगो अगर बनाना नहीं है तो फिर सारे ऑरेंजेस को कभी बनाना हो ही नहीं सकते। सो बेसिकली ऑप्शन स्टेटमेंट ए जो है वो फॉलोज होती है। सम मैंगोज आर एप्पल्स, सम मैंगोज आर एप्पल्स, ये बात कोई भी ठीक नहीं हो सकती। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कैट्स आर मैमल्स। अच्छा, अगर कैट्स जो है बेसिकली वो मैमल्स हैं, टाइगर्स भी मैमल्स हैं, तो क्या टाइगर्स और कैट्स होती हैं? बेसिकली नो, ये तो बात गलत है। ये बात तो हो नहीं सकती कि अगर बेसिकली सपोज दिस इज बेसिकली द मेजर क्लास, सपोज सी इज द मेजर क्लास। अब इसके अगर दो टाइप है, ए एंड बी। अगर हम कहेंगे जो ए है वो सी है, बी भी सी है, अब इसका ये मतलब तो नहीं है कि ए और बी दोनों है, यानी कि अगर टाइगर और कैट दोनों मैमल्स है, ये मतलब तो नहीं है कि टाइगर भी कैट हो जाएगा। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, डॉग्स आर कैट्स। डॉग्स आर कैट्स, कैट्स आर बर्ड्स। ओके, जो डॉग है बेसिकली वो कैट है और जो कैट है वो बर्ड है, ठीक है। इसका ये मतलब है कि डॉग भी बर्ड होगा ऑफ कोर्स, अगर डी इक्वल टू सी और सी इक्वल टू बी। ओके, कैट्स आर डॉग्स, नहीं ये तो जरूरी नहीं है। क्यों? हमने ये कहा है कि कुत्ते बिल्लियां हैं, लेकिन इससे ये साबित नहीं होता कि बिल्लियां भी कुत्ते हैं। सो ऑप्शन ए तो कभी नहीं हो सकता। डॉग्स आर बर्ड्स, जैसे ऑफ कोर्स डॉग्स बर्ड हैं, क्योंकि जो डॉग्स हैं वो बिल्लियां हैं और बिल्लियां जो है वो परिंदे हैं, तो जो जाहिर बात है डॉग भी परिंदे होंगे। सो बेसिकली ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सो हमारा टेस्ट यहीं पे एंड होता है। सो बेसिकली अगर आपका कोई क्वेश्चन है इसके बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऑफ कोर्स मैं हमेशा की तरह एक नसीहत पर अपना जो है लेक्चर, जो अपना डिस्कशन लेक्चर है वो खत्म करता हूँ। तो आज की जो नसीहत है मेरी आपको, कि आपने इस सारे सफर के दौरान अल्लाह से ताल्लुक नहीं काटना। आपने अपने अल्लाह से ताल्लुक बनाए रखना है, क्योंकि ये अल्लाह ही है जिसने आपको कामयाबी दिलानी है। मैंने बहुत से ऐसे शख्स देखे हैं वो बहुत ज्यादा मेहनत करते थे,
लेकिन उन्होंने अल्लाह से लो नहीं लगाई, अल्लाह से लो नहीं लगाई, उन्होंने अल्लाह को प्रेफरेंस नहीं दी, तो अल्लाह ने भी उनको प्रेफरेंस नहीं दी। अल्लाह से तो मांग रहे होते हैं लोग, लेकिन आपने अल्लाह को प्रेफरेंस देनी होती है। आप अपने नमाज की पाबंदी करें, कुरान पढ़ा करें। बहुत से लोग हैं मेरे साथ इस किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में जो कहते हैं कि हमारी कामयाबी का राज ये है कि जब हम एमडी कैट का हमारे एग्जाम आए थे तो हमने कुरान पाठ पढ़ना शुरू कर दिया। सो यही रीजंस हैं बेसिकली। आप भी इन पर अमल करेंगे तो बेसिकली आप भी कामयाब होंगे। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह से ताल्लुक आपने हमेशा बनाए रखना है। अगर आप अल्लाह को प्रेफरेंस देंगे तो अल्लाह फिर आपको प्रेफरेंस देगा, और इस एमडी कैट के सफर के दौरान अल्लाह ही आपका सबसे बेहतर मददगार है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो अल्लाह ताला आपकी मेहनत ज़ाया नहीं करेगा। नमाज की पाबंदी करें, कुरान मजीद पढ़ें, क्योंकि यही आपकी कामयाबी का जरिया है। मुझे इजाजत दीजिए, आज के लिए इतना ही। कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपको ये वीडियो लगी है तो आप पूछें। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।